चलिए शुरू करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत करता हूं सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जेएसएससी का तैयारी का शुरुआत करने वाले हैं। जो भी छात्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्पाद सिपाही का दौर चल रहा है और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का भी घोषणा हो चुका है और झारखंड पुलिस का भी दौर जल्दी आने वाला है। तो ऐसे में समय कम बचा हुआ है, तैयारी ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा सिलेबस झारखंड का ही है। झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप सबसे लंबा सिलेबस से गुजरिएगा। जैसे इसमें पहले पेपर 1 होता है जो क्वालिफाइंग होता है, पेपर 2 होता है जिसमें आपका अपना लैंग्वेज चुनना होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जिसमें हिंदी और खोटा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। उसकी तैयारी हम लोग करवाएंगे, हमारी टीम करवाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो जो भी छात्र जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, ठीक है, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, सहायक प्रशिक्षित आचार्य हो, या फिर कोई भी अन्य जेएसएससी एग्ज़ाम जिसमें आपका पेपर 2 आता है। पेपर 2 में मैं तैयारी करवाऊंगा खोरठा और हिंदी का। अभी हम लोग हिंदी का ही तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी पेपर 2 का, ठीक है। और तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बोरिंग चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हम लोग को जल्दी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। बाकी क्या है ना कि भाषा ज्ञान, हिंदी का शब्द भंडार, ये सब हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ये पढ़ाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है ना, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपका रिजल्ट उसी से होगा। जैसे इसमें क्या है, आपका जेएसएससी का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा और पेपर 2 में हिंदी आप लिए हुए हैं, तो उसमें आपका आएगा उपन्यास। उपन्यास आप बहुत जगह खोजिएगा, यूट्यूब में भी खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो ढंग का नहीं मिलेगा। तो उसी को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने के लिए हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस के साथ आके जुड़ सकते हैं। फुसरो बेरमो बोकारो में हमारा क्लास है, ठीक है। इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा लिंक में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं। क्या है पैटर्न जेएसएससी का? जेएसएससी का पेपर 2 का पैटर्न क्या है, ठीक है, पेपर 2 का हम बात कर रहे हैं। पेपर 2 में आपका बहुत सारी भाषाएं आती है, जिसमें से हम लोग स्पेशली आज हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। खोटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग हिंदी को लेके आए हैं, ठीक है। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है ये देख लीजिए सब लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। जैसे पहला हिंदी अवहट डिंगल, ये भाषा जब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में है। उसके बारे में उसके बाद क्या है, भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी का शब्द भंडार, ये आपका परीक्षा का पैटर्न यानी सिलेबस है। भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य हिंदी सिद्धांत, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। और 2 में क्या है, ये साहित्य काव्य है, कविता वाला, जिसमें आपको कबीर का, सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी का, रसखान भूषण, ये सब चीज़ का आपको पढ़ना पड़ेगा, कविता। और स्पेशली तौर में इसमें यह याद रखना होता है कि सूरदास ने कौन कौन सा कविता लिखा था, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है। अगर आप लोग कभी जेएसएससी का एग्जाम दिए होंगे तो पक्का आप लोग चेक कर लिए होंगे क्वेश्चन किससे आता है। इसके बाद क्या है, 3 में क्या है, उपन्यास, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यही आपको कहीं नहीं मिलेगा। उपन्यास के लिए आप किताब भी खोजिएगा, लगभग गोदान उपन्यास बहुत ज़्यादा पेज का होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसको मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, और जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उससे रिलेटेड पढ़ाऊँगा, कोई अकर बकर इधर उधर नहीं, ठीक है। मैला आंचल, राग दरबारी, ये तीनों उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद कहानी है, महुधा, ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और हमारे द्वारा आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। और मैं भी इसको पढ़ाऊँगा और इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। उसके बाद नाटक है, भारत दुर्दशा, ध्रुव, स्वामिनी, आधे अधूरे, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना। और व्याकरण में क्या पढ़ना, बहुत छोटा सा सिलेबस है व्याकरण में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरा, ठीक है। तो यही सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उपन्यास से, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपन्यास। उपन्यास में पहला क्या है, गोदान है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है।
दूसरा में है मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। तीसरा में है राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आता है ना, जरूरी नहीं है कि राग दरबारी का कहानी और उपन्यास से ही क्वेश्चन है, इसको लिखने वाला का जीवनी भी आता है, यानी कि श्रीलाल शुक्ल के बारे में आएगा, श्रीलाल शुक्ल ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का हमारा क्लास शुरू किया जाए। किस चीज़ से? राग दरबारी से। ठीक है, कोई दिक्कत? राग दरबारी और श्रीलाल शुक्ल से। करने से होगा भाई, इधर से भागेगा ना। एक मिनट, हाँ आ गया। राग दरबारी, ठीक है, क्या है ये? एक उपन्यास है। और कब इसको लिखा गया था? 1968 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, अब पूरा दिख रहा होगा, मेरा चेहरा जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। तो क्या है, सबसे पहला उपन्यास हम लोग क्या पढ़ेंगे? राग दरबारी पढ़ेंगे। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1968 में। एक्चुअली में 1964 में ही लिखा गया था, लेकिन इसको प्रकाशित करने में 1968 हो गया, 1968। लेखक कौन है इसके? श्रीलाल शुक्ल हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 1925 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 2011 में। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप JSSC CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप JPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इनका जन्म और मृत्यु और इनका जन्म के बारे में। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लिया था। ठीक है, और यूपी में सिविल सेवा में नौकरी भी कर चुके थे ये। ठीक है, और 2009 में साहित्य के लिए अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में साहित्य अकादमी मिला है। श्रीलाल शुक्ल व्यंग लेखक के रूप में भी काफी प्रसिद्ध थे। व्यंग का मतलब किसी पर व्यंग कसना है ना, तो व्यंग लेखक के रूप में भी श्रीलाल शुक्ल काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्होंने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखा है, जैसे विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए इन्हें 1999 में व्यास सम्मान मिला था। 2008 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण मिला। ठीक है, अब श्रीलाल शुक्ल के कुछ प्रमुख रचनाएं थे, क्योंकि हम बताएं श्रीलाल शुक्ल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आएगा। ठीक है, चलिए, तो श्रीलाल शुक्ल की कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला रचना क्या है? सूनी घाटी का सूरज। पहला रचना क्या है? सूनी घाटी का सूरज। ये कब हुआ था? 1957 में इसका रचना हुआ था। इसमें क्या बताया गया है? एक निर्धन प्रतिभाशाली छात्र रामदास के संघर्ष का चित्रण है इसमें। ठीक है, ये जो उपन्यास है ये आत्मकथा शैली में लिखी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर उपन्यास अज्ञातवास 1963 में। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन था? रजनीकांत का एक व्यक्ति था। इस उपन्यास में किसानों और दलितों के शोषण की समस्या पर आधारित है। यह आत्म प्रधान उपन्यास है। चलिए तीसरा उपन्यास के बारे में जानते हैं। आदमी का जहर 1972। इसके बारे में, इस उपन्यास में अजीत नामक पत्रकार को रहस्यमयी ढंग से जहर देकर मारने की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सीमाएं टूटती है। सीमाएं टूटती है काफ़ी फेमस उपन्यास था इनका। इसमें एक परिवार के टूटते बनते संबंधों का चित्रण है। और दुर्गादास बीमल, एक्चुअली में नाम इसका था दुर्गादास बीमल, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मकान 1976। प्रशासकीय जड़ता और निष्क्रियता पर ये आधारित है ये उपन्यास। ठीक है, और क्वेश्चन इससे ज़्यादा क्या आएगा ना कि उपन्यास मकान उपन्यास जो है उसे किसने लिखा है और ये कब लिखा गया है। तो 1976 में प्रकाशित हुआ था। और लिखा किसने है? अभी हम नाम बताएं, श्रीलाल शुक्ल के। ठीक है, उन्हीं के बारे में जीवनी पढ़ रहे हैं तो वही लिखेंगे। इसके बाद क्या है? पहला पड़ाव 1987 में लिखा गया था। इसमें राज मजदूरों, मिस्त्रियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और बेरोजगारों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया। सातवां में विश्रामपुर का संत 1998 में लिखा गया था इसको। ये क्वेश्चन, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
ये एक राजनैतिक उपन्यास है और विनोबा भावे से रिलेटेड है। विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन किए थे ना, उसी से संबंधित है। 8वां नंबर, राग विराग 2001 में लिखा गया है। ये इनका अंतिम उपन्यास था, ठीक है, और इन्हीं के साथ इन्होंने टोटल 11 उपन्यास की रचना की थी। अब इनका कहानी में आते, ये कहानी का भी रचना किए थे, जैसे यह घर मेरा नहीं 1979 में, सुरक्षा और अन्य कहानियाँ इस उम्र में 2003 में, और 10 प्रतिनिधि कहानी ये भी किए थे, ठीक है। इसके बाद इनके जो व्यंग रचना था उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अंगद का पाँव एक बुक है जिसमें 20 व्यंग रचना इन्होंने किया था 1958 में। दूसरा व्यंग रचना है इनका यहाँ से कहाँ। तीसरा है मेरी श्रेष्ठ रचनाएं। चौथा है उबराव नगर में कुछ दिन। और पांचवा है खबरों की जुगाली, ठीक है। अब इनका आलोचना, अज्ञेय, मतलब आलोचना से रिलेटेड इनका जो पुस्तक है वो अज्ञेय है। कुछ रंग और कुछ राग 1989 में आया था ये, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ लोगों की जीवनी लिखी है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे भगवती चरण वर्मा, नाम सुने होंगे, फेमस व्यक्ति है, 1989 में इनका जीवनी लिखे थे। अमृतलाल नागर 1992 में इनका जीवनी लिखे थे। कौन लिखे थे? श्रीलाल शुक्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो श्रीलाल शुक्ल ही लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राग दरबारी, जो हम लोग का मुख्य टॉपिक था, राग दरबारी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो राग दरबारी में आते हैं, जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राग दरबारी में सबसे पहले क्या है, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसे इनके लेखक कौन थे, कौन इनको प्रकाशन किया था, कौन इसके रचना काल इसका क्या था, अध्याय इसमें कितना है, इसका नायक कौन है मतलब हीरो, और इसका गुंडा कौन है यानी विलेन, ठीक है। इसमें प्रेमी प्रेमिका कौन है, इसमें बहुत सारा चीज़ जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके लेखक में आते हैं। जैसा कि बता चुके हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं इनके लेखक। इनका प्रकाशन वर्ष 1968 और इसको रचना किया गया था 1964 से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा समय लगता है रचना करने में, क्योंकि उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है। इसमें 35 अध्याय था और इसमें नायक जो था यानी हीरो जो था वो रंगनाथ था, और यह युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। रंगनाथ एक्चुअली में, रंगनाथ का जो मामा थे वही इसमें विलन है, ठीक है। इसे 15 भाषा में प्रकाशित किया गया था और इसको लिखने का जो शैली था वो रिपोर्ताजक शैली था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो उपन्यास है ये एक्चुअली में शिवपाल गांव की कथा है, ठीक है, और ये एक अलौकिक उपन्यास है। इस उपन्यास में शिवपालगंज की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, विसंगति इत्यादि का सजीव चित्रण इसमें किया हुआ है, ठीक है। इस उपन्यास में छंगमल विद्यालय इंटर कॉलेज, ठीक है, छंगमल विद्यालय जो कि शिवपालगंज में था, इसके बारे में बताया गया। लोगों की अड्डा बन गया है ये जो कॉलेज है, कैसे एक राजनीति और लुच्चों लोगों का अड्डा बन गया है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संघर्ष का चित्रण है। इस उपन्यास की कथा का यानी आरंभ रंगनाथ के मामा वैद्य जी के यहाँ शिवपालगंज जाने से होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो रंगनाथ है इस उपन्यास यानी इस कहानी का मेन हीरो है, जो कि छुट्टी मनाने जाता है 7 से 8 महीना अपने मामा के यहाँ, जिनका जो शिवपालगंज में था, है ना। और इनके मामा ही जो थे ना, वही इस कहानी के मेन विलन है। उनका नाम वैद्य जी था, ठीक है। इस उपन्यास में एक ही महिला कैरेक्टर है, उसका नाम है बेला। इस उपन्यास में एक ही महिला कैरेक्टर है जिसका नाम है बेला, और ये जो रहती है, ये वैद्य जी का जो छोटा बेटा रहता है उसकी प्रेमिका रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लव स्टोरी भी होना चाहिए, कहानी है तो। चलिए अब आगे आते हैं। राग दरबारी उपन्यास
में अध्यापकों पर 107 का मुकदमा दायर होता है ना। यहाँ का सारे जो अध्यापक थे ना, सब राजनीति में जुड़ा हुआ था, है ना। पढ़ाता कम था, अपना आटा चक्की ज़्यादा चलाता था। राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी और रामदीन भीखमखेड़ी के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती है। राग दरबारी को नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। ठीक है। छंगमल विद्यालय इंटर कॉलेज में शिक्षकों के दो गुट थे, एक प्रिंसिपल गुट और एक खन्ना मास्टर ग्रुप। प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल का जो बात मानता था वो अलग था, खन्ना मास्टर का गुट अलग था। खन्ना मास्टर एक्चुअली में हिस्ट्री का टीचर था, बेचारा के साथ बहुत बुरा होता है इस कहानी में, देखते हैं क्या होता है सो। और प्रिंसिपल जो था वो वैद्य जी का चेला था, मतलब वैद्य जी का साथी था। ठीक है। इस उपन्यास की कथा का अंत वैद्य जी के आदेश पर मास्टर के त्यागपत्र देने से होता है। किसका? ये जो खन्ना मास्टर त्यागपत्र देता है ना, उसके बाद उपन्यास के अंत में रंगनाथ दुखी होकर अपने शहर चला जाता है। क्यों शहर चला जाता है? खन्ना मास्टर को पसंद करता था उपन्यास, मतलब ये रंगनाथ। अरे पसंद करना का मतलब शादी वाला पसंद नहीं, ठीक है। पसंद करता था यानी उसको अपना आदर्श मानता था। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड था और ये रंगनाथ भी हिस्ट्री से रिलेटेड था। ठीक है। दोनों एक ही सब्जेक्ट के थे, इसलिए एक दूसरे को मानते थे और अपने मामा से थोड़ा सा दूरी बना के रखता था। इसीलिए जब खन्ना मास्टर को मजबूर किया जाता है इस्तीफा देने के लिए, तो रंगनाथ भी दुखी होकर अपने घर चला जाता है। ठीक है। अब आते हैं इस कॉलेज के विषय में, हम लोग जानते हैं छंगामाल विद्यालय इंटर कॉलेज, क्योंकि कहानी इसी से रिलेटेड है। इसके प्रबंधक कौन रहते हैं? यानी डायरेक्टर वैद्य जी। ठीक है। ये वैद्य जी ही प्रिंसिपल को बनाते हैं। इसमें साइंस के मास्टर कौन रहते हैं? मोतीराम। और इतिहास के मास्टर रहते हैं खन्ना, और कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। प्रबंध समिति के उप सभापति कौन होता है? गयादीन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पात्र होता है चमराही। ठीक है। चमराही एक जगह होता है, एक्चुअली में स्थान होता है। इसमें ये एक मोहल्ला होता है जिसमें चमार लोग रहते हैं, होता है ना जात, है ना। जात के नाम से बहुत सारा क्षेत्र रखा जाता है, तो वही उस क्षेत्र को लोग चमराही बोलते थे। ठीक है। चलिए अब आते हैं पात्र परिचय में। बहुत सारे पात्र थे और उनके बहुत सारे काम थे। तो सबसे पहला हीरो में आएंगे। हीरो कौन है हम लोग का इस कहानी का? रंगनाथ। ये कौन है? नायक है, यानी हीरो है। ये अन्याय और भ्रष्टाचार पर अपनी भड़ास निकालने वाला है। यह अपने मामा के गांव शिवपालगंज में 5-6 महीने की छुट्टी बिताने के लिए आता है, और इसके मामा कौन रहते हैं? वैद्य जी। ठीक है। रंगनाथ मास्टर खन्ना के प्रति सहानुभूति रखता है, और अब प्रिंसिपल और अपने मामा वैद्य जी के प्रति विरोधाभास रखता है, लेकिन गुप्त रूप से बताता नहीं है किसी को कि हाँ हम आपके खिलाफ विरोधाभास है, काहे कि मामा है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इतिहास में एमए का स्कॉलर रहता है कौन? रंगनाथ। और रूपन बाबू और बद्रीनाथ इनके ममेरा भाई रहते हैं। रूपन बाबू और बद्रीनाथ और इनके जो मामा हैं जिनका नाम है वैद्य जी, उनके बेटे रहते हैं रूपन बाबू और बद्रीनाथ पहलवान। यानी मामा है तो ममेरा भाई हुआ, मामा का बेटा। खन्ना मास्टर जो रहता है कि इस्तीफा पर दुखी होता है कौन? रंगनाथ। और बेला के प्रति दमित वासना की तृप्ति करने वाला रहता है। यानी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, एक्चुअली में होता क्या है ना कि इस बेला जो है उससे प्यार करती है, किससे? रूपन से। और रूपन समझ के इसको एक बार पकड़ लेती है। किसको? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है। रूपन समझ के इसको पकड़ लेती है एक बार, रंगनाथ को। ठीक है। हाइट उट से एक ही जैसा था दोनों, और पीछे से पकड़ लेती है, तो इसीलिए इसमें लिख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए। खन्ना के इस्तीफा देने के बाद उसका स्थान ग्रहण करने से इनकार कर देता है। जब खन्ना इस्तीफा दे देता है, हिस्ट्री का टीचर रहता है, तो ये भी एक्चुअली में हिस्ट्री का ही ये रहता है, स्कॉलर रहता है। तो इसको बोला जाता है कि आप पद ग्रहण कर लीजिए। कौन बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है। बोलता नहीं, हम नहीं करेंगे, आप लोग कॉलेज को राजनीति का अड्डा बना दिए। ठीक है।
अब आते हैं, और शिवपालगंज आते वक्त ट्रक ड्राइवर के कहने पर चपरासी को 2 रुपये देता है। ठीक है, अंत में रंगनाथ पुनः अपने शहर चला जाता है और रंगनाथ का कहानी यहाँ पर खत्म। अब आते हैं वैद्य जी का। वैद्य जी कौन रहते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहते हैं, हीरो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ होगा इन्हीं के वजह से होगा। ठीक है, तो वैद्य जी क्या रहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहते हैं, और इनका जो चरित्र रहता है वो दोगला चरित्र रहता है। दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अंदर में क्या रहते हैं? बहुत दोगला रहते हैं, है ना। बगुला भगत राजनेता भी रहते हैं, भ्रष्टाचार की मूर्ति भी रहते हैं, और ये खलनायक है, विलेन है इस कहानी के। और ये छंगमल विद्यालय इंटर कॉलेज के वास्तविक प्रधान यही है। ठीक है, ये जो चाहते हैं वही होता है, और पूरा शिवपालगंज में ये जो चाहेंगे वही होगा। शिवपालगंज में पूरी शासन व्यवस्था इन्हीं के इशारों पर चलती है, पुलिस उलिस सब इनका कुत्ता रहता है यहाँ पर। ऐसा कहानी में लिखा गया है, हम नहीं बोल रहे हैं, पुलिस कुत्ता नहीं होता है। ठीक है, सहकारिता समिति के मैनेजर वैद्य जी होते हैं, और रंगनाथ के मामा भी वैद्य जी होते हैं, पहले हम बता चुके हैं। इनका जो उम्र होता है वो 62 साल का होता है। ठीक है, इनका उम्र जो है 62 साल का होता है, और ये पेशे से एक वैद्य जी थे। ठीक है, ये 2 नुस्खों द्वारा इलाज करते थे लोगों का। गरीबों का तो पहला बात है मुफ्त इलाज करते थे, और इलाज के बाद अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता था तो उसका पैसा वापस कर देते थे। ठीक है, यह अपने चमचों को के आतंक के द्वारा चुनाव जीत जाया करते थे, सबके सामने आदर्शवादी गांधीवादी, जबकि अंदर से भ्रष्टाचार के साक्षात ये पुतला थे। ठीक है, ये कहानी में इसको बताया गया है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा भाई, और ये सही इलाज नहीं होने पर पैसा दे रहा वापस। ठीक है, अब आते हैं रूपन बाबू पर, है ना, क्योंकि रूपन बाबू लव स्टोरी में थे, तो ये मुख्य पात्र ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी ये रंगनाथ के ममेरा भाई थे, यानी जो हीरो है उसका ममेरा भाई, और बेला का प्रेमी था। 10वें दर्जे में 3 बार फेल होने वाला, यानी इसका मानना था कि आगे जाएंगे तो फिर इस कॉलेज में हम नेता नहीं बन पाएंगे, और ये युवा नेता था छांगमल इंटर कॉलेज का, और ये सब के सबको चोर समझता था। अलगे कहानी था इसका। ठीक है, और अंत में जो है वैद्य जी जो है इसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा ईमानदारी में चला जाता है, और वैद्य जी का जो बड़ा बेटा रहता है बद्री पहलवान, वो अपने बाप का इशारा पर चलता है, लेकिन ये नहीं चलता अपना बाप के इशारा पर, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो ला जाओ बेटा, इंडिपेंडेंट रहेगा तो जाओ, मेरा संपत्ति में काहे तुम अपना हाथ मारेगा। ठीक है, तो वैद्य जी इसको अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। चलिए, अब आते हैं बद्री पहलवान, वैद्य जी का बड़ा बेटा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी विलन ही रहता है ना। वैद्य जी का बड़ा बेटा रहता है, पिता की इच्छा से चलने वाला रहता है, पिता के भ्रष्टाचार और षड्यंत्र में सहयोगी रहता है, शिवपाल में पहलवानों के अखाड़ा का मालिक रहता है, और इसका एक्चुअली में 3 गो शिष्य था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चमचा, जिसमें से छोटा पहलवान इसका प्रमुख चमचा था। 3 चमचा में भी सबसे प्रमुख चमचा कौन था? छोटा पहलवान। ठीक है, इसका काम क्या था? चोरी डकैती, मारपीट, बलात्कार, गैर कानूनी हथियार रखने में ये माहिर था। ठीक है, बेला से जबरन विवाह करने की घोषणा कर देता है ये। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो चाहता था ले लेता था। उपन्यास के अंत में वैद्य जी अपनी सारी संपत्ति और का उत्तराधिकार और कॉलेज समिति के मैनेजर इन्हें ही नियुक्त करते हैं। किसको? पहलवान। कौन पहलवान? बद्री पहलवान को। ठीक है, अब आते हैं एक और कैरेक्टर, शनिचर। ये भी मुख्य कैरेक्टर होता है ना। ये भी चापलूस होता है 1 नंबर का, देखते होंगे अभी के समय में नेता का जो चापलूस होता है वो भी पैसा कमाता है, तो ये भी पैसा कमाता था। ये वैद्य जी के खास आदमी था। ठीक है, हम सास लिख दिए हैं, गलती है। ये वैद्य जी का खास आदमी था और चापलूस था। ये अव्वल दर्जे का मक्कार था, और मेले में जाता था, लड़कियों को छेड़ता था। ठीक है, और ये वैद्य जी की सहायता से चुनाव भी जीत जाता था और ग्राम सभा का सभापति बन जाता था।
ठीक है। इस पहले अफीम बेचता था, लेकिन जब ये ग्राम सभा का सभापति बनता है तो अफीम बेचना छोड़ देता है और दुकान खोल लेता है। कहता ना बाबू, अब हम नेता बनेंगे बड़ा, अब ये सब करेंगे ना तो, अरे तू हट ना भाई, ये सब कहाँ आ जाता है। चलिए अब प्रिंसिपल पर आते हैं। ठीक है, ये भी वैद्य जी की तरह ही क्या था, लालची और भ्रष्टाचारी था। मास्टर खन्ना से द्वंद्व रखने वाला था और वैद्य जी की कृपा से छंगामाल कॉलेज का प्रिंसिपल बना था। अरे हट जा। ठीक है, एक और बात, जिस भी छात्र को इसका पीडीएफ चाहिए वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करेगा, है ना, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वैद्य जी के दरबार में रोजाना हाजिरी लगाने वाला है, रंगे सियार भी इसको कहते हैं, और वैद्य जी के साथ भ्रष्ट राजनीति करने वाला और खन्ना मास्टर को विद्यालय से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करने वाला कौन है, प्रिंसिपल। ठीक है, खन्ना को त्यागपत्र देने पर अंदर से बहुत ही खुश होता है और इसके ऊपर 4 बहनों की शादी का बोझ होता है और इसके 2 गुण प्रसिद्ध थे, ये फर्जी हिसाब किताब करने में माहिर था और गुस्सा होने पर ये अवधि में गाली देता था। अवधि एक भाषा है, उसमें ये गाली बकता था। ठीक है, और उपन्यास के अंत में रंगनाथ को खन्ना मास्टर की जगह इतिहास का शिक्षक बनने का पद ग्रहण करने के लिए कहता है, लेकिन रंगनाथ इससे इनकार कर देता है, कहता है ना भाई, टोनी के साथ ना रह बहु, टोनी डेंजर आदमी है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास में इसका जो चरित्र रहता है वो दोगला वाला रहता है। ठीक है, मुख में राम बगल में छोड़ी। अब आते हैं गयादीन। ठीक है, गयादीन कौन रहता है बता दिए थे, प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष रहता है। ये भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण का विरोध करने वाला पात्र है, परंतु ये भी जो है ना परिस्थिति के अनुसार ही काम करता था, देखता था कहाँ फायदा है, लेकिन अंदर से ये विरोध करता था भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण का। लेकिन क्या करेगा, इसका सिद्धांत क्या है, पानी की धारा के साथ बहो, पानी की धारा के साथ बहो, पानी के विपरीत तैरना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में बेला का पिता था। बेला जो किसकी, रूपन बाबू की लवर थी, उसका ये पिता था। ठीक है, तो पिता वाला भी ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा कहानी में, अगर आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो। लगभग 296 पेज का ये कहानी है, ये उपन्यास है। ठीक है, जिसको मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ, लगभग 1 घंटा में पूरा कहानी क्लियर। ये 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। अभी मैं परिचय बता रहा हूँ, उसके बाद इस कहानी का थोड़ा थोड़ा सा अंश बताते हुए चलूँगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब लंगड़ पे आते हैं। लंगड़ कौन था, ये शिवपालगंज से 5 कोस दूर रहने वाला था और ये बीवी के मर जाने के बाद अपने, इसका जो लड़का था यानी बेटा लोग था, उससे नाराज रहता था और अकेले रहता था। ये अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार का विरोधी था, धर्म और सत्ता की लड़ाई में निरंतर संघर्ष करता था, है ना, हार नहीं मानता था कभी भी। ठीक है, ये लंगड़ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जब आप इस कहानी को देखिएगा तो आपको मिलेगा। अब आते हैं खन्ना मास्टर में। खन्ना मास्टर बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। ठीक है, और बता चुके हैं ये हिस्ट्री का प्रोफेसर था। ठीक है, और इसी को इस्तीफा देना पड़ता है प्रिंसिपल के कारण। तो आज का पार्ट 1 हम लोग का ख़त्म होता है। अब कल हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इस उपन्यास से आया हुआ है उसको भी करवाएंगे। तो मिस मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। और अगर चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, प्लस लोगों के भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है और बहुत ही कम लोग इससे जुड़े हुए हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कहानी।